Hello everyone, today we are going to continue our last chapter, that is problem of deficient demand and excess demand. Students, in earlier videos we have already discussed about the concept of deficient demand and excess demand. So in this video, let us discuss about the measures that how to control excess demand problem and deficient demand problem. So first we'll see the board. Here I have already written about that what will be there in case of deficient demand and what will be there in case of excess demand. So firstly we'll talk about the fiscal policy. देखो फिजिकल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है. हमारे पास जो सप्लायर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं क्रेडिट मनी सप्लायर के दो हैं, हमें पता है गवर्नमेंट भी है और आरबीआई भी है, सेंट्रल बैंक भी. थर्ड हमारे पास कमर्शियल बैंक भी है, लेकिन कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के नीचे काम करते हैं, इसलिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं सिर्फ दो के ऊपर जो पॉलिसीज फ्रेम करती है. और पॉलिसीज कौन फ्रेम करता है? सिर्फ दो ही एजेंसीज हैं जो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, दैट इज गवर्नमेंट एंड आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करती है टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, दैट पॉलिसीज आर कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. सो वी कैन से दैट फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. कि फिस्कल पॉलिसी हमें क्या दिखाती है, क्या शो ऑफ करती है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना हमारा जो गवर्नमेंट का है वो रेवेन्यू हुआ है. And fiscal policies are also called budgetary policies. So, fiscal policies refers to that policies of the government to correct the situation of excess demand and deficient demand in the economy to achieve the twin goal of the government, that is growth with stability. ताकि क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, दो ऑब्जेक्टिव हमारे गवर्नमेंट के साथ साइमल्टेनियस रहता है कि ग्रोथ भी हो और ग्रोथ के साथ साथ क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी इकोनॉमी में बनी रहे. तो देखो यहां देखते हैं हम फिस्कल पॉलिसीज के अंदर क्या क्या आता है. सबसे पहले कि डेफिशिएंट, अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है, सिचुएशन कैसी है, डेफिशिएंट डिमांड है, मीन्स डिमांड कम है. तो कम है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज देयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दे. अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कौन से, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, प्रोवाइडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. तो यहाँ पर सबकी जगह सब पर क्या लगता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगता है, खर्चा लगता है. तो अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी. बढ़ाएगी क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक तरह से इंजेक्शन का काम करेगी इकोनॉमी के अंदर. क्योंकि जब हम खर्चा करेंगे, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वो क्या करेगी, पेमेंट करेगी, पैसे देगी. और पैसे देगी किसको देगी, जो लोग हैं, पीपल ऑफ द कंट्री, उनके पास क्या जाएगा, इनकम इंक्रीज होगी. तो जैसे ही गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो गया, हमारे पास इनकम ज्यादा हो गई, बढ़ने लग गई लोगों की. और इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड रेज करेंगे एंड दिस विल कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. सेकेंड कि अपना क्या कर देगी, रिड्यूसेस टैक्स, टैक्स भी रिड्यूस कर देगी. कैसे रिड्यूस कैसे करेगी टैक्सेस को, कि अगर टैक्स रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, टैक्सेस रिड्यूस कर दिए. अब एक चीज थी 10 रुपए की, उसके ऊपर टैक्स लग रहा था 5 रुपए पहले, तो 15 रुपए की. तो जो लोग अफोर्ड कर रहे थे 15 रुपए पहले वो खरीद रहे थे. अब क्या हुआ कि उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया, कॉस्ट थी 10 रुपए, उसके ऊपर 2 रुपीज टैक्स लगा, यानी कि अब वो 12 रुपए. तो जो लोग अब 12 रुपए, पहले 15 नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब जो 12 में खरीद सकते हैं वो भी क्या करने लग जाएंगे, अब डिमांड करने लग जाएंगे. तो वो वहां से हमारी कौन सी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड की. साइमल्टेनियसली हम एक्सेस डिमांड भी कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है. देखो फर्स्ट हमने किया था इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
अगर एक्सेस डिमांड की वहीं अपोजिट साइड हम देखें कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, तो यहाँ पर डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी अपने एक्सपेंडिचर्स को। अगर डिक्रीज करेगी एक्सपेंडिचर्स को, इसका मतलब कि लोगों के पास क्या हो जाएगा, इनकम कम होनी शुरू हो जाएगी। इनकम कम होगी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और जिसकी वजह से लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि पैसे कम है, अब इनकम कम हो गई है, और उससे हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी कंट्रोल हो जाएगी। इसी का अपोजिट, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में रिड्यूस टैक्सेस कर रही थी, अब एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो रेज टैक्सेस कर देगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी। टैक्सेस बढ़ाएगी तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो जो लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जो अगर 15 रुपए सिर्फ अफोर्ड कर सकते थे, जो लोग 10 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं ना तो वो ले सकते हैं, जो 14 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं ना ही वो ले सकते हैं। अब 15 से सपोज करो टैक्सेस और बढ़ा दिए 20 रुपए कर, तो जो लोग 20 रुपीज का प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाएंगे सिर्फ वही डिमांड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और बाकी सब क्या कर देंगे, अपनी डिमांड कम कर लेंगे, जिससे कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट एक्सेस डिमांड सिचुएशन विल बी कंट्रोल। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है इकोनॉमी में, देन रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक बोरोइंग कम कर देगी, कि लोगों से पैसा जो बोरो कर रही थी गवर्नमेंट वो कम कर देगी। अब कम करने की वजह से वो क्या करेगी, इसका मतलब जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि लिक्विडिटी जो बची है लोगों के पास, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बचेगी। अब पब्लिक बोरोइंग कम कर दी, यानी कि गवर्नमेंट ने पैसा कम कर दिया लोगों से लेना, तो अब लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, और जब ज्यादा बचेगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, एंड इट विल हेल्प टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट आता है इसी का अपोजिट, कि अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो क्या कर देगी, पब्लिक बोरोइंग रेज कर देगी, ज्यादा कर देगी, और ज्यादा करेगी तो लोगों से पैसा उन्होंने खींच लिया, ले लिया, ठीक है, यानी कि अच्छे इंटरेस्ट देना शुरू कर देगी, तो लोगों को लालच देगी कि हमारे पास पैसा रखो, वो रख देंगे अच्छा इंटरेस्ट लेने के चक्कर में, और लोगों के पास प्रेजेंट में जो मनी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम होने से वो क्या करेंगे, अपने डिमांड कम कर देंगे, एंड इट विल हेल्प टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। देन आता है हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड में ही नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज इंक्रीज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कि आरबीआई से बोरोइंग ज्यादा कर देगी। देखो आरबीआई से बोरोइंग कैसे ज्यादा करेगी, कि अगर उसने डेफिशिएंट डिमांड की कंट्रोल करने सिचुएशन को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से पैसे बोरोइंग करेगी, और वो बोरोइंग करके किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, कि उनको सब्सिडीज दे दी, एक्स्ट्रा अलाउंसेस दे दिए, स्कॉलरशिप्स ज्यादा दे दी। जैसे कि अभी क्या कर रही है, जैसे अब कोरोना का टाइम कोविड चल रहा है, तो उस टाइम पर, इस टाइम पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, आरबीआई से बोरो कर रही है, और वो बोरोइंग करके क्या कर रही है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इसका मतलब लोगों के पास पैसे, पॉकेट में पैसे आएंगे, और वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से अपनी बोरोइंग इंक्रीज कर देगी, और एक्सेस डिमांड के केस में वो क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। सो ये तो था कि किस तरह से फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज है उसमें चेंजेस करके अपने डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को करेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। अब देखते हैं जो हमारे पास पॉलिसीज आती हैं किसकी, आरबीआई की, और आरबीआई जो पॉलिसीज फ्रेम करता है उसको बोलते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स द पॉलिसी framed by the RBI to correct the situation of excess demand and deficient demand in the economy. That policies are called monetary policy. यहाँ पर भी अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी किन से, जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे आरबीआई डिसाइड करती है, तो अब वो आरबीआई क्या करेगी, उन इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस करती जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि डेफिशिएंट डिमांड में क्या करेगी और एक्सेस डिमांड में क्या करेगी, वो देखते हैं हम यहाँ पर, कि अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी में तो वो क्या कर देगी, बैंक रेट और रेपो रेट लो कर देगी, यानी कि कम कर देगी। देखो बैंक रेट और रेपो रेट कम करने से क्या हुआ कि जो मार्केट इंटरेस्ट रेट था वो भी कम हो गया, और मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होने से जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट आ रही थी वो भी लोगों की
अब कम आएगी। और जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम आएगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे क्रेडिट की, लोन ज्यादा लेंगे, और लोन ज्यादा लेंगे तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे और डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड विच विल कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। और इसी का अपोजिट कर दो, एक्सेस डिमांड में बैंक रेट और रेपो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ा देगी आगे, और बढ़ाएगी तो आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ज्यादा आएगा, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ज्यादा आएगा, एज अ रिजल्ट देयर विल बी लो डिमांड ऑफ क्रेडिट विल बी लो। तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड के केस में जब मार्केट आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट आप ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो लोग डिमांड जो करेंगे लोन की वो कम करेंगे, और कम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड वो भी कम हो जाएगी, और कम होने से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी कि अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो रिवर्स रेपो रेट कम कर देगी, लो कर देगी, ठीक है। और लो करने के बाद अगर रिवर्स रेपो रेट लो करती है कौन, आरबीआई, ठीक है, और आरबीआई लो करती है तो इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स अब पैसा आरबीआई को कम देंगे, पैसा आरबीआई को कम देंगे, इट मीन्स उनके खुद के पास जो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रहेगी, जो सप्लाई जो मनी रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और उस मनी से वो क्या कर पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाएंगे, और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बढ़ते ही इसका मतलब लोन ज्यादा दे पाएंगे, और लोन ज्यादा देंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया और पैसे से उससे डिमांड इंक्रीज कर देंगे। इसी का अपोजिट हो जाएगा एक्सेस डिमांड की कंडीशन में कि रिवर्स रेपो रेट क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि अब आरबीआई बहुत अच्छे रेट पर कमर्शियल बैंक से पैसे ले रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा दे रही है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कर देंगे, डिपॉजिट करवा देंगे अपना जो मनी है उसमें आरबीआई में, और जैसे ही वो देंगे इंटरेस्ट रेट पर तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनके खुद के पास मनी कम हो जाएगी, और मनी कम होगी तो वो क्रिएशन ऑफ मनी भी कम कर पाएंगे, और वो कंट्रोल कर जाएगी। हमारी क्रिएशन ऑफ मनी कम होगी तो लोन्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन है वो भी कम हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटीज आर परचेज बाय द आरबीआई, कि सिक्योरिटीज जो है वो परचेज की जा रही है आरबीआई के थ्रू। कब, जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। डेफिशिएंट डिमांड में देखो सिक्योरिटीज परचेज करेगी, अगर हम कोई चीज परचेज करके लेके आते तो हम बदले में क्या देते हैं, हमें पैसे देके आते, यानी कि लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज्यादा आ जाएगी। परचेज किससे कर रही है, हमारे कमर्शियल बैंक से, तो सिक्योरिटीज परचेज कर लेगी, परचेज करेगी तो बदले में उनको क्या देगी, मनी देगी, और मनी देगी तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जो कि फिर से वही कि इनकम लोन अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और लोगों के पास इनकम पैसे ज्यादा हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि पैसे आते ही लोगों की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। इसी का अपोजिट कि अगर एक्सेस डिमांड है तो सेल करनी शुरू कर देगी, सेल करेगी, तो देखो अगर सिक्योरिटीज सेल कर दी है किसको, कमर्शियल बैंक को, उससे लिक्विडिटी क्या कर ली, ग्रास्प कर ली, सोक कर ली, आरबीआई ने सोक कर ली, तो उनके पास अब क्या है, उनके पास शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, ठीक है, लेकिन वो किस फॉर्म में नहीं है, मनी की फॉर्म में नहीं है, तो जो मनी बचेगी उनके पास वो क्या रहेगी, कम रहेगी, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन कम होगा, और फिर से हमारा वही सेम कि लोगों की डिमांड जो है उनके पास लोन जाएगा नहीं, और जाएगा तो महंगा जाएगा, और जिससे कि वो डिमांड कम करनी शुरू कर देंगे, और डिमांड कम होगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट, सीआरआर इज रेज्ड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के केस में सीआरआर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, लो कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो सीआरआर कम, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा, कम। अब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास कैश रिजर्व कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके खुद के पास लिक्विडिटी ज्यादा बची हुई है, और लिक्विडिटी ज्यादा बची है, सो इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। इसी का अपोजिट अगर एक्सेस डिमांड है देन सीआरआर विल बी रेज्ड एंड
डिपॉजिट्स रखनी थी वो भी कम कर दी, यानी कि अब कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं तो वो ज्यादा सप्लाई ऑफ क्रेडिट करेगी, इंक्रीज कर देगी। इसी का अपोजिट अगर एक्सेस डिमांड है तो एसएलआर रेज कर देगी। देन डेफिशिएंट डिमांड में मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो 1 लाख की है, ठीक है, या 10 लाख की है, ठीक है, प्रॉपर्टी है वो 10 लाख की है और उसके बदले में हम अगेंस्ट जो है उसके लोन लेने गए हैं, तो जो बैंक है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, लो कर देगा इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि आपको 10 लाख की जगह क्या दे रहा है, वो 10 लाख, ठीक है, वो कह रहा है कि ओके आपकी जो है वो 10 लाख की अमाउंट आपकी कोलेट्रल है और उस 10 लाख के बदले हम 9 लाख आपको दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1 लाख का ही गैप रखा। तो क्यों रखा ऐसा, ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए, या कई बार क्या होता है इससे भी कम मार्जिन रख देते हैं, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे और फिर वही डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन जो सिचुएशन है वो कंट्रोल। इसी के अपोजिट अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दे, मीन्स 10 लाख की जगह वो कहता है कि नहीं मैं तो 7 लाख का ही हम लोन प्रोवाइड इसकी जगह आपको करेंगे, तो उन्होंने क्या किया 3 लाख का, यानी कि जो पहले कितना दे रहा था 9 लाख दे रहा था, अब कितना दे रहा है 7 लाख दे रहा है, यानी कि 2 लाख कम दे रहा है। क्यों कम दिया, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, अब लोगों को पैसा ज्यादा नहीं देना, हमने कंट्रोल करना उनकी डिमांड को, तो हम क्या कर देंगे, तो आरबीआई क्या कर देती है अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देती है, यानी कि जो गैप है उनका वो बढ़ा देती है। नेक्स्ट आता है आपके पास मोरल प्रेशर, कि अगर तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो आरबीआई लिबरल रहती है कमर्शियल बैंक्स के साथ कि ठीक है आपने लोन देना है, जितने ज्यादा लोन दे सकते हो आप दे दीजिए, ठीक है, लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करती है आरबीआई इन लैंडिंग। जबकि एक्सेस डिमांड की उसमें केस के अंदर मोरल प्रेशर इज एक्सर्टेड, मीन स्ट्रिक्ट एक्शन रखता है आरबीआई का, एक स्ट्रिक्ट उनके लिए रूल रेगुलेशन रहती है कि आपने इससे ज्यादा जो है लोन्स जो है प्रोवाइड नहीं करने, नहीं देने। लास्ट हमारे पास आता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग इज विड्रॉल इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। देखो क्रेडिट राशनिंग क्या थी कि हमारे पास एक कोटा फिक्स कर दिया जाता था, एक लिमिटेड सेक्टर्स फिक्स कर देते। विड्रॉल का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर जो लिमिट्स है वो हटा दी गई है, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग क्या कर दी गई है, विड्रॉ कर दी गई है कि जो हम आगे कहते हैं इतना परसेंट, सिर्फ इतना ही परसेंट 10% फार्मर्स को देना है या 10% आप ये लगा लो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को देना है लोन और 20% बिजनेस एक्टिविटीज के लिए देना है, तो वो सब ये हटा देती है। किस केस में, डेफिशिएंट डिमांड, कि आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए, जिसको जितना चाहिए दे दीजिए। लेकिन एक्सेस डिमांड के केस में क्या कर देती है, क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस, कि लिमिट्स बना देती है कि इतना स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को देना है तो सिर्फ इतना ही पोर्शन मिलेगा, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। अगर 20% हमने बिजनेस एक्टिविटीज को देना तो सिर्फ 20% ही देना, उससे ज्यादा आप नहीं, कि एक लिमिट डिसाइड कर दी आरबीआई ने कि इससे ज्यादा आपने लोन प्रोवाइड नहीं करने, ठीक है। तो वहां पर क्रेडिट राशनिंग क्या करती, इंट्रोड्यूस। तो ये सारी थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी which are framed by the RBI, how to control deficient demand and excess demand। तो ये दोनों ही पॉलिसीज क्या है, हमारी मेजर्स है, मीन्स हम इन दोनों पॉलिसी से गवर्नमेंट भी और आरबीआई भी दोनों ही सिचुएशन जो हमारी है एक्सेस डिमांड की और डेफिशिएंट डिमांड की उसको कंट्रोल करती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।